करते हैं अपने आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर में हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो चैप्टर का नाम डाल लो, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अब सबसे पहले तो देखिए, समाजवाद पे ही बात करें हम सबसे पहले। तो समाजवाद है क्या? समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन सब पर किसका अधिकार होना चाहिए? समाज का अधिकार होना चाहिए। समाज का अधिकार सभी संपत्तियों पे होना चाहिए। जितने भी देश में संसाधन है, उन सब संसाधनों पर समाज का अधिकार है होना चाहिए। उसी प्रणाली का नाम, उसी व्यवस्था का नाम समाजवाद है। पहला क्लियर हो गया? तो समाजवाद की व्यवस्था जो पैदा हुई वह पूंजीवाद के विरुद्ध हुई थी। कौन सी व्यवस्था के विरुद्ध है वो समाजवाद का जन्म होता है? तो वह होता है पूंजीवाद के विरोध में। तो हमें ये देखना है कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हमने पढ़ी थी, कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई, उस क्रांति का धीरे धीरे असर है वो पूरे यूरोप में होने लग गया था। और पूरे यूरोप में जो लोग हैं वो इस बात की वकालत करने लगे थे कि उत्पादन, वितरण और विनिमय, तीनों चीजें याद रखना, उत्पादन, वितरण और विनिमय पर समुदाय का अधिकार होना चाहिए, किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का अधिकार होना मतलब पूंजीवादी व्यवस्था, और पूरे समुदाय, सब लोगों का अधिकार होना मतलब समाजवादी व्यवस्था। ये फ्रांसीसी क्रांति ने हमें दिया था। तो जो सबसे पहले हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति है, उसने हमें तीन चीजें दी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें तीन चीजें दी थी। सबसे पहले उसने एक भाईचारे की धारणा थी। सबसे पहले क्या चलाया था उसमें? भाईचारा। यानी फ्रांसीसी क्रांति ने भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता, तीन चीजें याद रखना, भाईचारा, समानता व स्वतंत्रता की चीजें हैं वो, ये तीन चीजें हमें कहां से मिलती हैं? ये मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो याद रहेगा ना कि फ्रांस की जो क्रांति होती है वह पूरे यूरोप के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का काम है वो करती है। और इसी क्रम में हम देखें तो भारत के अंदर एक व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय और डेरोजियो। ये याद रखना, इन्होंने सामूहिक प्रयास किया था। तो सबसे पहले भारत के अंदर नाम लिया जाए तो राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाजवाद है, उसके प्रणेता के रूप में अगर हम सबसे पहले माने तो किसको मानेंगे? राजा राम मोहन राय को मानेंगे। और इनके साथ डेरोजियो का प्रमुख व्यक्तित्व है वो भी साथ ही रहा था। 19वीं से 20वीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था। याद रख लेना, धर्म है वो यूरोप का मोस्टली अधिकांश लोग हैं वो क्या है? ईसाई धर्म थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर है वो यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला होता है। उदारवादी जो थे उन्होंने निरंकुश राजाओं का विरोध किया था। ये केवल पुरुष मतदान के पक्षधर थे। याद रखना, उदारवादी है वह केवल, नाम तो हम ले रहे हैं लेकिन यहाँ जो उदारवाद चला वह केवल पुरुष वर्ग को ही, पुरुष वर्ग को ही मतदान के अधिकार के पक्ष में था। मतदान का अधिकार किसको मिले? केवल पुरुषों को मिले। इस बात के पक्षधर कौन थे? उदारवादी थे। याद रखना, एक उदारवाद का जो आंदोलन है वो चलता है और ये लोग केवल पुरुष मतदान के पक्ष में होते हैं। ये महिला मतदान के विरोधी थे। महिला मतदान के ये लोग क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से जो उदारवादी है, इनके अगेंस्ट एक और संस्था बनती है और वह बनती है कट्टरपंथी। याद रहेगा ना आपको, कट्टरपंथी। और ये कट्टरपंथी क्या होते हैं? ये महिलाओं का सहयोग लेते हैं और महिलाओं के मतदान के पक्षधर
होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मतदान, महिलाओं का जो मतदान है, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा था, वह था कट्टरपंथी जो एक समुदाय बना था उसका। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष की बात की थी और उनके मतदान की बात है वो की थी। एक रूढ़िवादी संगठन भी यहाँ बनता है। ये दोनों कट्टरपंथी और उदारवादी जो दो संगठन थे, उनके विरोध में बनता है और इनका मानना था कि बदलाव है वो कर्मिक होना चाहिए। एक और जो संगठन बनता, क्या बनता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी ये कहते हैं कि बदलाव कैसा होना चाहिए? बदलाव है वो कर्मिक होना चाहिए। कर्मिक का मतलब कर्म से आना चाहिए, धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए, बदलाव अचानक से नहीं होना चाहिए। तो ये कहने वाले कौन थे? रूढ़िवादी थे। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन व औद्योगिकरण। एक नया युग आरंभ होता है यूरोप में। तो आपने पहले पढ़ा है कि औद्योगिक क्रांति है वो कहाँ आई थी? औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? यूरोप में, है ना? तो यहाँ पे उद्योग धंधे अधिक बन गए। तो यूं कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति है वो शुरू हो गई थी यूरोप में। अब ध्यान रखिए, औद्योगिक क्रांति के कुछ नेगेटिव इफेक्ट है वो समाज पे आएंगे। औद्योगिक क्रांति है मतलब ये कि नए नए उद्योग है वो स्थापित हो गए थे, है ना? सूती वस्त्र के मिल लग गए थे और अन्य उद्योग भी लगे थे। उसमें लोग क्या होते हैं? ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं। आपको ये पता है ना कि जब कारखानों में कोई चीजें बनेगी तो जो घरों पे लोग बनाते थे, अब वो लोग क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो उद्योग धंधे बढ़े, इसके कारण से शहरीकरण हो गया। ध्यान रखना, जब उद्योग बढ़ेंगे तो जो शहर है वो बड़े और बड़े बड़े होते जाएंगे। अब जब शहर बड़े हो जाएंगे तो क्या समस्या पैदा होगी? उद्योग जब ज्यादा लगेंगे, उद्योगों के अंदर काम करने के लिए लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो शहर का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। शहर का विस्तार हो जाएगा तो वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी स्वच्छता की। फिर रहने के लिए आवास की, रहने के आवास की। तो क्या हो जाएगा? शहरों में ज्यादा हो जाएगी भीड़, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस प्रकार से शहरीकरण का ये इफेक्ट हुआ। जो औद्योगिक धंधे लगे, उद्योग के कारखाने ज्यादा स्थापित हुए, उनके कारण से शहरीकरण है वो ज्यादा हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस प्रकार से शहर है वो बढ़ने लगे, शहरों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने लगी, रेलवे का विकास हो गया था, है ना? स्वच्छता और आवास की समस्या है वो हो गई थी और औद्योगिक संपत्तियां हैं वो व्यक्तिगत हो गई थी। अभी हमने बात की थी ना, क्रांति पैदा होगी तो क्यों होगी? क्योंकि जो संपत्ति थी ना वह व्यक्तिगत हो गई थी, यानी किसी व्यक्ति विशेष के हिस्से में वो संपत्ति आने लग गई। तो ऐसे में जो बड़े लोग थे उनके पास जमीन का ज्यादा हो जाना, ज्यादा कारखानों का हो जाना एक वैमनस्यता को बढ़ाता है, विषमता को बढ़ाता है और इसी कारण से है वो जो इस क्रांति का सूत्रपात है वो होता है। बात करें हम 1815 में राष्ट्रवादियों, उदारवादियों, कट्टरपंथियों का एक वर्ग सरकारों को नष्ट करने के लिए क्रांति करता है। ठीक है ना? जैसे हमने 3 प्रकार पढ़े अभी, राष्ट्रवादियों, उदारवादी, कट्टरपंथी, ये जो पढ़े थे ना 3-4 पंथ, ये सारे क्या करते हैं? सरकारों को नष्ट करने के लिए, कि वहां जो पहले स्थापित सरकारें थी उनको नष्ट करने का रास्ता चुनते हैं। और इटली के अंदर मैजिनी ने लोगों को साथ मिलकर के किया। तो याद रखना, इटली का जो क्रांतिकारी है वो नाम है मैजिनी। इटली के किस क्रांतिकारी ने इसमें सहयोग किया? तो मैजिनी ने। इटली का मैजिनी है वो एक क्रांतिकारी के रूप में यहाँ सामने आता है। उसने लोगों को मिलकर के राजा के खिलाफ है वो आंदोलन कर दिया था। समाजवाद का यूरोप में प्रवेश देखें सबसे पहले। समाजवाद का यूरोप में प्रवेश है वो कैसे होता है? तो निजी संपत्ति की अवधारणा के विरोध में। अभी हमने बात किया ना, जो निजी संपत्ति थी कारखानों में या जमीनों में, तो उनके विरोध में यूरोप में समाजवाद है वो पैदा होता है। जो सामाजिक बुराइयां थी उनके अगेंस्ट है ये आता है। और मार्च से मई तक, याद रखना, सन मार्च से मई तक 1871 में पेरिस में एक जन विद्रोह होता है। मार्च से मई 1871, मार्च से मई 1871 में एक जन विद्रोह होता है। याद रह जाएगा क्या?
मार्च से मई तक एक जन विद्रोह है वो होता है। और इस जन विद्रोह में क्या होता है देखिए, समाजवाद के अंदर, हाँ, पेरिस के अंदर जो जन विद्रोह हुआ, यहाँ जनता की सरकार, जिसमें पेरिस में जो बताया मैंने अभी, कम्यून क्या होता है, पेरिस कम्यून सरकारी सैनिकों को कुचल देते हैं। सरकारी सैनिक है वो क्या करते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको कुचल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन चल रहा था ना, उस आंदोलन में एक बार से जो मार्च और से लेकर के मई तक 1831 में इकट्ठे हुए थे पेरिस में जो कम्यून वर्ग है या कम्यून नाम से, इसका प्रभाव देखिए। ये जो कम्यून थे ना, यही तो कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी आगे चल के, याद रखना। ये कम्यून क्या बनेंगे बाद में, कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी। और ये लाल झंडा थाम लेते हैं। क्या इनका निशान क्या था, लाल झंडा। और ये ध्यान रखना, लाल झंडा है वो मजदूर वर्ग का प्रतीक माना गया। किसका, मजदूर वर्ग का प्रतीक है वो लाल झंडा माना गया था। तो इस प्रकार से पेरिस के अंदर जो ये चला सिस्टम, मार्च से लेकर के मई तक 1871 में इसको कुचल दिया गया था। और इसके बाद मार्सिलेस, एक तो इनका प्रभाव था वो लाल झंडा, और दूसरा मार्सिलेस 1792 में। ये दोनों चीजें याद रहेंगी ना, ये जो कम्यून थे इनके दो जो प्रभाव देखे हमने, एक तो लाल झंडा और दूसरा मार्सिलेस। 1792 में युद्ध के गीत लिखे गए थे। तो आपसे याद रखना ये प्रश्न भी, 1792 में युद्ध के गीत है वो लिखे गए जो स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक बन गए थे। तो स्वतंत्रता प्रतीक के रूप में जो गीत लिखे गए वो लिखे गए कब, 1792 में। 1792 में स्वतंत्रता से संबंधित गीत लिखे गए थे, स्वतंत्रता से संबंध गीत। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किस प्रकार से लोगों में है वो जागृति आती है, और किस प्रकार से लोग हैं वो अपने अलग अलग प्रतीकों से इस प्रकार से लोगों को सावचेत करते हैं, लोगों को जगाने का काम है वो करते हैं। समाजवादियों ने द सेकंड इंटरनेशनल, याद रख लेना, एक संगठन बनाते हैं ये, द सेकंड इंटरनेशनल नामक एक संगठन है वो बनाया। और 1905 तक इंग्लैंड में एक पार्टी बन जाती है, लेबर पार्टी, याद रख लेना। 1905 तक आते आते इंग्लैंड में आज भी चलती है, कौन सी पार्टी बनती है, लेबर पार्टी। ये राजनीतिक पार्टियां थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी है वो एक मजदूरों का एक संगठन है वो स्थापित हो जाता है, कब तक, 1905 तक। और 1914 तक ये सरकार बनाने में सफल नहीं होते। सोशलिस्ट जो पार्टी फ्रांस में भी बनी थी वह भी सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या था, अभी तक एक तरीके से राजाओं का ही शासन है वो चल रहा था, पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था है वो नहीं पनप पाई थी। फिर हम बात करेंगे समाजवाद के समर्थक कौन कौन से थे। तो रॉबर्ट ओवेन, नाम याद रखना, रॉबर्ट ओवेन का याद रख लोगे क्या, रॉबर्ट ओवेन, कई नाम है ये जो समाजवाद के समर्थक थे। 1771 से लेकर के 1858 तक एक ब्रिटिश निर्माता जो एक कंपनी है यूएसए में, उसने न्यू हार्मनी नामक स्थान पर, जगह का नाम याद रखना, न्यू हार्मनी नामक स्थान पर एक सहकारी समुदाय बनाया था। अभी सहकारी की बात चल रही है ना, ये उदारवादी भी यही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें समाज का सिस्टम है वो बदलना है और पूरी सत्ता समाज के हाथ में रहनी चाहिए। तो एक कंपनी, ब्रिटिश निर्माता कंपनी है, याद रखना, जिसने न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय है वो बनाने का प्रयास किया था। फ्रांस में लुई ब्लॉक, याद रहेगा, फ्रांस में लुई ब्लॉक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करते थे। फ्रांसीसी व्यक्ति लुई ब्लॉक, याद रख लेना, लुई ब्लॉक का ये सहकारी समितियों के पक्षधर थे। सहकारी समितियां यानी किस प्रकार से संगठन बने
सहकार यानी लोगों के मिलकर के आपस में संगठन बने, उसके पक्षधर थे कौन? लुई ग्लोक थे। इसके बाद बात करेंगे हम रूसी क्रांति जो पैदा होगी। रूसी क्रांति में जिस व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा वह रहेगा कार्ल मार्क्स का। याद रहेगा ना, किसका प्रभाव रहेगा सबसे ज्यादा? कार्ल मार्क्स का। हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। तो देखो कार्ल मार्क्स है वो 1818 से लेकर के 1882 तक, याद रख लेना। कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा रूसी क्रांति है ना, वो इसी व्यक्ति का प्रभाव है वो इस क्रांति में देखा गया। और इसके साथ एक व्यक्ति और थे, एंजल्स, नाम है एंगल्स। कार्ल मार्क्स के साथ है एक नाम और है एंगल्स। तो ये मिलकर के है वो अपना सत्ता परिवर्तन से संबंधित या क्रांति से संबंधित है वो धारणाएं चलाते थे। ये 1820 से लेकर के 1895 तक रहे थे। ये सारा सिस्टम है वो पूंजीपतियों के अगेंस्ट बन रहा था, पूंजीपतियों के विरोध में बन रहा था। अब बात करेंगे रूसी क्रांति है वो 1917 में होती है। यूरोप में समाजवाद की बात कर लिया हमने, हम जाएंगे रूसी क्रांति पर। और रूसी क्रांति का संबंध हमने पढ़ा था 1917 से, यही पढ़ा था ना। रूसी क्रांति का संबंध हमने पढ़ा 1917 से। तो अक्टूबर क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। अक्टूबर क्रांति नाम सुना आपने? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जो एक क्रांति हुई उसमें समाजवादियों ने 1917 में राजशाही का पतन हो जाता है। 1917 में रूस के अंदर क्या हो जाता है? राजशाही का पतन हो जाता है। जो जार था ना, जारशाही राजशाही है वो वहां पे समाप्त हो जाती है। और अक्टूबर क्रांति को ही रूस में क्रांति, वास्तविक क्रांति या रूसी क्रांति है वो माना जाता है। याद रहेगा, अक्टूबर क्रांति को ही क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति कहा जाता है। अब बात करेंगे रूस में समाजवाद का प्रवेश कब से होता है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था तो आई थी ना रूस में, तो ये आई थी 1914 से। बात करेंगे रूस में समाजवाद का प्रवेश 1914 से। रूस में जो समाजवादी व्यवस्था आती है, जो समाजवादियों का चलन होता है वह 1914 से। अब 1914 से पहले क्या होता है? यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं होते हैं, कोई दल नहीं होता है, मतलब राजा का ही शासन है वो चलता है। और किसी भी राजनीतिक दल को क्या माना जाता था? यहाँ पे राजनीतिक दल को अवैध माना जाता था। राजनीतिक दल क्या होते हैं भाई? अवैध माने गए थे, वैध नहीं थे, है ना, अवैध माने गए थे, गलत माना गया था यहाँ पे कि राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो 1914 से पहले का जो समय था, 1914 के बाद वो समाजवाद का प्रवेश हो जाता है। और 1898 में हमने बात किया था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक दल की स्थापना होती है। रूसी लोकतांत्रिक दल की स्थापना 1898 में हो जाती है, जिसमें कार्ल मार्क्स के विचार है वो लिए जाते हैं, या कार्ल मार्क्स के विचारों से। हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स को पहले कि किस प्रकार से रूस में कार्ल मार्क्स का प्रभाव है वो होता है। तो 1898 में सामाजिक लोकतांत्रिक दल है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से यहाँ पे स्थापित होता है। और क्या करते हैं? मजदूर है वो हड़ताल करते हैं। तो याद रख लेना, यहाँ जो क्रांति का जो सूत्रपात होता है ना, वो किस रूप में होता है? मजदूरों की हड़ताल के रूप में होता है। सबसे पहले जो समाजवादी व्यवस्था है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो किसको दिया गया था? मजदूर या श्रमिक वर्ग को दिया गया था। कि किस प्रकार से मजदूर है वो इकट्ठे होते हैं। और 1900 में समाजवादी क्रांति पार्टी है वो बनाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, 1900 में एक समाजवादी क्रांति जो पार्टी है वो बनाई जाती है। और होता क्या है इसके अंदर? जमीन है वो किसानों को मिलनी चाहिए। पहले जमीन किसके पास थी? कुलीन वर्ग के पास थी। जमीन किसके पास है? कुलीन वर्ग के पास। तो वो जमीन है वो किसको दिलानी है? हाँ, तो 1900 के अंदर समाजवादी पार्टी, याद रख लेना, 1900 में समाजवादी पार्टी बनी किस अगेंस्ट?
इसलिए बनी थी कि ये जो कुलीन वर्ग है, जिसके हाथ में जमीन का बड़ा हिस्सा है, वो जमीन किसको मिलनी चाहिए? किसान वर्ग को मिलनी चाहिए, है ना? किसान वर्ग को मिलनी चाहिए। इसके संदर्भ में 1900 के अंदर यहाँ पे एक जो क्रांतिकारी पार्टी है उसका निर्माण होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक जो बाद में नेता बनते हैं रूस के, उनका। और ये जो इसके सिद्धांतों पे चलते चलते यहाँ पे एक लेनिन नाम से महत्वपूर्ण हस्ती है, वो रूस के अंदर आती है। ठीक है ना? रूस में एक ऐसी हस्ती आती है लेनिन नाम से, जो सत्ता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह बोल्शेविक समूह का नेतृत्व करता है। पार्टी क्या बनाता है? ये बोल्शेविक। तो यह याद रख लेना, लेनिन ने जो पार्टी बनाई वह पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, है ना? ये पार्टी है वो सारे नियमों को बनाए रखना चाहती थी। बोल्शेविक पार्टी है ना, वो गुणवत्ता के नियम है वो बनाए रखना चाहती थी, अनुशासित पार्टी थी। ऐसा एक सिस्टम था इस पार्टी का। लेकिन इसके विरोध में भी एक मनसेविक पार्टी बन गई थी। दो पार्टियां बनी, एक तो कौन कौन सी? लेनिन की पार्टी कौन सी? बोल्शेविक, है ना? इसके अगेंस्ट एक पार्टी और बन गई, वो बन गई मनसेविक पार्टी। याद रहेगा ना? तो इस प्रकार से मनसेविक पार्टी है वह बनी। ये मजदूर व किसानों को गले लगाने वाली पार्टी थी। मनसेविक पार्टी कौन सी थी? मजदूर व किसानों को गले लगाने वाली पार्टी। जबकि बोल्शेविक पार्टी है वो गुणवत्ता और अनुशासन के नियम पे थी। याद रहेगा? दोनों में ये अंतर है। 1914 में जो जार निकोल्स द्वितीय है, 1914 में जार निकोल्स द्वितीय सत्ता पे कौन का बीज था रूस में? जार निकोल्स द्वितीय। अब उसका जो साम्राज्य था ना रूस का उस टाइम, इस पे ध्यान देना कि आज जो रूस देखते हैं वह रूस उस टाइम जार शाही के टाइम में या 1991 में जब रूस का विभाजन हुआ उससे पहले। अभी रूस का 1991 में विभाजन हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आज जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, ये सारे देश आप सुनते हैं ना, ये सारे बाद के बने हुए देश हैं। इससे पहले पूरा रूस है ना, उसको हाँ सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सोवियत रूस के नाम से। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे और भाग थे, इसमें फिनलैंड है, लेटविया है। याद रखना नाम। 1914 में जो जार निकोल्स द्वितीय राजा बना, उस टाइम जो राजा के टाइम में जो साम्राज्य था उसका, वो फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। हाँ, ये सारे एरिया है ना, वो सारे के सारे जो यूरोप वाले और एशिया के प्रशांत महासागर तक, यहाँ तक ये रूस है वो पूरा फैला हुआ था। आपने पता है ना, ये तो यही होगा कि प्रशांत महासागर ये चाइना के ऊपर वाला भाग है पूरे का पूरा कंप्लीट, यहाँ तक है वो रूस का एरिया फैला हुआ था। ठीक है? और इसमें प्रमुख धर्म था वो था रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई। रूस के अंदर जो धर्म था वो था रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ठीक है? यहाँ पे कैथोलिक भी धर्म था, प्रोटेस्ट मानने वाले भी लोग थे, और मुस्लिम तथा बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी थे। तो तीन चार धर्मों के लोग उस टाइम इस सोवियत रूस में रहते थे। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो वर्ग था ऑर्थोडॉक्स ईसाई का था, कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम, बौद्ध भी थे। मजदूरों में असंतोष होता है, किस कारण से होता है ये आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमने की वो की थी कि रूस के अंदर जो क्रांति का कारण बना था वह बना था मजदूरों के द्वारा की गई हड़तालें, मजदूरों को समय पे काम न मिलना, है ना? मजदूरों को समय पे काम न मिलना। तो मजदूरों में असंतोष था। क्यों था? क्योंकि 10 से 12 घंटे काम वहां करवाते थे, और कई बार तो 15-15 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था। याद रखना, रूस के अंदर उस टाइम जो कृषक वर्ग या खेती से जुड़े लोग, जैसे हमारे भारत में 70% लोग हम कहते हैं ना कि कृषि पर आधारित है, ऐसे ही 85% लोग, 85% लोग किस पे निर्भर थे? कृषि पे निर्भर थे। किसान अपनी जमीन कम्यूनों में बंटी हुई थी। जमीन किसके पास थी? कम्यून, जिसे मीर कहते हैं। आपको याद रखना है ये मीर किसका नाम है रूस के अंदर? उन किसानों का नाम है जिनके पास है बड़ी जमीनें थी। किसानों के पास
हाँ, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये याद रखना है, ये कम्यून थे, है ना, जिनके पास, इनको क्या कहते थे, मीर कहते थे, है ना। तो इस प्रकार से जमीन है वो किसान किनको सौंप देते थे, इन्हें मीरों को सौंप देते थे, ठीक है ना। लेकिन 1905 से लेकर के 1917 तक रूस के अंदर क्या होता है बताओ, वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब क्रांति पैदा होती है ना, तो क्रांति से पहले हमने ये चीजें जानी है कि वहां भूखमरी आ जाएगी, वहां गरीबी आ जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां जब पैदा होती हैं तो कीमतों के भाव है वो, हर चीज की कीमतें वो बढ़ने लगती हैं। ऐसे में वहां खाद्य जो चीजें थी उनके दाम भी बढ़ने लग गए थे। और ऐसी स्थिति में जो मिल मालिक थे उन्होंने अपने जो मजदूर थे उनको घटाना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया, छंटनी करनी शुरू कर दी मजदूरों में, और 4 सदस्यों को आयरन वर्क से निकाल दिया था, निलंबित कर दिया था। ये घटना जब शुरू होती है ना, तो आयरन वर्क्स के अंदर 4 मजदूर है उनको निलंबित कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो अब मजदूर इकट्ठे हुए किस रूप में, एक तो वेतन वृद्धि के रूप में, एक 8 घंटे का काम, काम कितना मिलना चाहिए, अभी कितना मिल रहा था, 8 से 12 घंटे नहीं, 12 से 15 घंटे तक का काम मिलता था। तो लेकर के फादर गेपान नाम का व्यक्ति था एक, याद रखना, यहाँ पे जो आंदोलन करेंगे ना, ये फादर गेपान एक पादरी है, याद रहेगा क्या, फादर गेपान के नेतृत्व में ये लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं सारे के सारे, किसके नेतृत्व में, फादर, हाँ, गेपान के नेतृत्व में, जो पादरी था एक, ठीक है। इसमें महिला बच्चे लगभग 1,10,000 श्रमिक, कितने मजदूर श्रमिक है बताओ, 1,10,000 श्रमिक व वह बच्चे इकट्ठे होते हैं। कहां पे होते हैं भाई, हाँ, इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, ठीक है ना। तो ये विंटर पैलेस है राजा का, जगह का नाम याद रखना ना, राजा का जो महल है विंटर पैलेस, विंटर पैलेस, वहां पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये श्रमिक इकट्ठे होते हैं। और ये विंटर पैलेस था कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, हम बात करेंगे। हाँ, मेट्रो बाद में नाम कर दिया गया इसका सेंट पीटर्सबर्ग। रविवार को ये 22 जनवरी 1905 को सैनिकों ने इन पे हमला कर दिया, 22 जनवरी 1905, तारीख याद रखना, हाँ, 22 जनवरी 1905 को, 22 जनवरी 1905 को सैनिकों ने इन लोगों पे हमला कर दिया। और होता क्या है देखिए, यहाँ पे 100 से अधिक श्रमिक है वो मारे जाते हैं और 300 से अधिक श्रमिक घायल हो जाते हैं। तो आप याद रखना, 100 श्रमिक, 100 से भी अधिक श्रमिक मारे गए और 300 है वो घायल हो गए। ये दिन क्या था, रविवार का दिन था, और इसीलिए इसको बिल्कुल, इसको खूनी रविवार कहा जाता है। रूस के इतिहास में खूनी रविवार की घटना याद रखना, 2 तारीखें हैं अलग अलग, हमने पढ़ा था अभी कि 22 जनवरी 1905 को, लेकिन जो पुराना कैलेंडर है वो ये बताता है कि ये घटना 22 नहीं 9 जनवरी की थी। तो दोनों तारीखों में कंफ्यूज ना हो, 9 जनवरी पुराने कैलेंडर की तारीख है, 22 जनवरी नए कैलेंडर की जो तारीखें हैं उसके अनुसार ये घटना है वो हुई थी। और इसमें जो 100 श्रमिक हैं उनको मार दिया गया था और 300 श्रमिक है वो घायल हो गए थे। तो इस प्रकार से इतिहास में यह खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे हम, ये घटना जो चल रही थी ना, इसी क्रम में एक और घटना घटती है, और वह घटती है प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब चला, 1914 से लेकर के 1919 तक, ध्यान रखना। हाँ,
1919 में ये समाप्त हो जाता है। तो लगभग ये माना जाता है कि 1914 से लेकर के 1919 के अंदर ये लगभग क्रांतियां चली गई थी इसकी। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों मिलकर के लड़ते हैं, और मित्र राष्ट्रों के तहत रूस है वो एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में युद्ध में शामिल हो जाता है। देखिए क्या घटनाएं होती हैं इस क्रम में। तो 1914 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये केंद्रीय शक्ति थे। पूछा जाएगा केंद्रीय शक्ति में कौन से राष्ट्र थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। हाँ, तो ये मैं लिख देता हूं, केंद्रीय शक्तियां। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत कर लेना, ऑस्ट्रिया और तुर्की, तो तीनों याद रख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये मित्र राष्ट्र होते हैं। तीन मित्र राष्ट्र थे कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसके बाद इसमें इटली और रोमानिया है वो भी मित्र राष्ट्रों के साथ है शामिल हो जाते हैं। देखिए पहले तो लोग हैं वो जार के साथ होते हैं। ये जो मित्र राष्ट्र थे ना, यहाँ का जो जार था सम्राट, उसके साथ लोग हैं वो सहमत होते हैं, उसके विचारों से लोग सहमत होते हैं कि ठीक है हम युद्ध में लड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की कंडीशन है ना वो कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में रूस है वो हार जाता है। सुना है ना आपने ये चीज कि कुछ क्षेत्रों में रूस है वो हार जाता है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी से इसकी अपमानजनक हार है वो होती है कब? 1916 के आसपास, 1914 से 16 के अंदर जो पीरियड चलता है उसमें ऑस्ट्रिया और जर्मनी से ये अपमानजनक हार इसकी होती है। किसकी? रूस की। और 1917 से में 70 लाख रूसी लोग हैं वो मारे जाते हैं। 1917 तक आते आते 1917 तक 70 लाख लोग हैं वो मारे जाते हैं। रूस के 70 लाख लोग मारे जाते हैं। 1916 तक सर्दियों में जो ब्रेड की दुकान होती है उन पे दंगे होने लगते हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, और जो ब्रेड की दुकान है उन पे जाकर के लोग दंगे करते हैं। फरवरी क्रांति और राजशाही का अंत हो जाता है 1917 में। फैक्ट्री है वो बंद कर दी जाती है पेट्रोग्राद में, और मजदूर है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। याद रख लेना ये 1917 की घटनाएं हो रही हैं। फरवरी 1917 में 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय को लूट लिया जाता है। कब? 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय लूट लिया जाता है, और 2 मार्च 1917 में जार है वो इस्तीफा देता है। याद रखना 2 मार्च 1917, 2 मार्च 1917 में जार है वो इस्तीफा देता है। जार है वो पद से क्या दे देता है? इस्तीफा दे देता है। और इसके बाद आगे जो पार्टी चलती है वह लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति है। जो क्रांतिकारी थे वो आ जाते हैं। और इसमें देखिए अप्रैल थीसिस की जो घटना है ना उसके बारे में आपको नोट करवाऊं। इसमें 3 शर्तें थी। अप्रैल थीसिस की 3 शर्तें याद रखनी है। कौन कौन सी थी? एक तो युद्ध समाप्त करना, दूसरी किसानों को भूमि देना, और तीसरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। यानी पार्टी है वो बोल्शेविक पार्टी के नाम से जो पार्टी थी वह अब क्या बन जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। जो रूस के अंदर बोल्शेविक पार्टी, हाँ हाँ, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी अब बन जाती है। और 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन है वो पेट्रोग्राद में सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को समाजवादी सत्ता पर कब्जा है वो करने के लिए मजबूर कर देता है। और इस प्रकार से लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सैन्य क्रांति है वो एक गठित समिति का गठन होता है। किसके नेतृत्व में? लियोन ट्रोट्स्की। 24 अक्टूबर को विद्रोह होता है और प्रधानमंत्री केरेंस्की है वो शहर छोड़ करके चला जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। और 1918 में एक वस्त्र प्रतियोगिता होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1918 में एक वस्त्र प्रतियोगिता होती है जिसमें सोवियत टोपी को चुना जाता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं? बुदियोनोट का। याद रखना बुदियोनोट का जो एक सोवियत टोपी है उसको वस्त्रों में प्रतियोगिता के अंदर चुना जाता है।
फिर गृह युद्ध हो जाता है रूस के अंदर, सोवियतों की निजी संपत्ति है उसको लेकर के, और इनके साथ में जो कठोर व्यवहार है वो किया जाता है। और जैसे ही लेनिन का समाप्त होता है, लेनिन की मृत्यु हो जाती है, स्टालिनवाद है वो शुरू हो जाता है रूस में। लेनिन के बाद कौन बनेगा अगला? स्टालिन बनेगा 1924 में। जैसे ही लेनिन की मृत्यु हुई, स्टालिन है वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बन जाता है। और ये एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि जैसे ही स्टालिन नेता बनता है, तो अभी अनाज की जो कमी चल रही थी ना, क्या चल रहा था अभी? अनाज की कमी। तो स्टालिन को पता था कि अनाज का स्टॉक कहाँ पे हो गया, जो ज्यादा बड़े किसान है ना, उन किसानों के घर में अनाज का भंडार है। तो उन्होंने उस अनाज को वहां से निकालना शुरू किया, ताकि जो लोग आज कालाबाजारी हो रही है, जहाँ पे जो अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, उस अनाज को बाहर निकाला जाए। और इसी अनाज को जब्त करना कुल्को, किसके पास था ये अनाज? कुल्कों के पास। यानी जो संपन्न किसान थे, उनका नाम कहा गया क्या? कुल्लक। तो याद रखना, कुल्लक, गुल्लक मत कर लेना, गुल्लक में भी जमा करते हैं। यहाँ कुल्लक, जिनके पास किसान, जो बड़े किसान थे ना, जिनके पास ज्यादा अनाज के भंडार थे, उनका अनाज है वो ले लिया गया था। और लास्ट यहाँ जो पॉइंट आता है, 1929 के अंदर, 1929 में कोल खोज, याद रखना, रूस के अंदर कोल खोज किसको कहा गया है? कोल खोज का मतलब होता है सामूहिक कृषि। तो रूस के अंदर 1929 के अंदर जाकर के कोल खोज प्रारंभ कर दिया जाता है, अर्थात समुदाय के सब लोगों को हाँ मिलकर के एक सामूहिक कृषि है वो की जाती है, जिसे रूस में कोल खोज कहा जाता है। थैंक्स।